नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे यूजीसी नेट के यूनिट 6 में लगे हुए हिंदी उपन्यासों के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम परीक्षा गुरु उपन्यास पर चर्चा करेंगे और इस क्लास को आप सभी सूत्रधार क्लास के रूप में देख सकते हैं। इसके माध्यम से हम परीक्षा गुरु की कथा वस्तु से परिचित होंगे, पात्र योजनाओं से परिचित होंगे, संवाद योजना और जो भी परीक्षोपयोगी तथ्य हैं, उनसे हम परिचित होंगे। तो इस लेक्चर के बाद हो सकता है कि आपके दिमाग में परीक्षा गुरु उपन्यास पढ़ने की एक लालसा जगे और ढेर सारी चीजें आप समझ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे तो इसको हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना जाता है। इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ। कई आलोचकों ने इसे अंग्रेजी ढंग का पहला नॉवेल भी कहा है। इसके जो रचयिता रहे हैं, यानी कि उपन्यासकार रहे हैं, लाला श्रीनिवास दास, जो कि भारतेंदु युग से संबंधित थे। यह पूरा उपन्यास कुल प्रकरणों में बटा हुआ है और टोटल 41 प्रकरण। पहले प्रकरण का नाम है सौदागर की दुकान और 41वें प्रकरण का नाम है सुख की परमावधि। जितने भी प्रकरण हैं, सबकी शुरुआत किसी न किसी उद्धरण या कथन से होती है, जो कि सार्थक उद्देश्य से इसको जोड़ा गया है। कोई न कोई उसका नीतिपरक, सामाजिक या फिर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्व है उन उद्धरणों का। और जब ये उपन्यास लिखा जा रहा था, तो वो शुरुआती दौर था, जब एक तरफ हिंदी भाषा अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी, उसका एक रूप निर्मित हो रहा था। आपको वो समय याद आ गया होगा कि जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था 1873 ईस्वी में कि हिंदी नए चाल में ढली। ठीक उसके 9-10 सालों बाद ये उपन्यास प्रकाशित होता है। यानी कि ये उपन्यास सिर्फ उपन्यास नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा की निर्मिति में शुरुआती उपन्यासों में से एक है, जब पूरे हिंदी साहित्य पर अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य का प्रभाव पड़ रहा था। और जितने भी भारतेंदु युगीन रचनाकार थे, अब वो अनेक विधाओं में काम कर रहे थे। तो लाला श्रीनिवास दास उनमें से एक रहे हैं। भारतेंदु मंडल की बात की जाए या फिर भारतेंदु से प्रभावित होने की बात की जाए, तो लाला श्रीनिवास दास उनके साथ चलने वालों में से एक रहे। तो हम परीक्षा गुरु उपन्यास को जब पढ़ेंगे, तो शुरू से लेकर किताब के आगे पीछे दाएं बाएं सभी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले हम निवेदन को पढ़ते हैं। जैसे कई विद्यार्थी हो सकते हैं कि वो तुरंत एकदम से उपन्यास की कथा वस्तु पर आ जाए, लेकिन आपको निवेदन, भूमिका किसी भी पुस्तक की पढ़नी चाहिए, जिससे आपको ये अनुमान लगेगा कि उपन्यासकार का उद्देश्य क्या रहा है, उन्होंने रचना क्यों की है। कोई भी रचनाकार बिना उद्देश्य की कोई रचना नहीं करता है। जैसे आप सभी अगर तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं उद्देश्य है। अब तो मैं अपने बीए और एमए के विद्यार्थियों को भी कहता हूँ कि जब आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो उद्देश्य बनाकर पढ़िए। ज्ञान की प्राप्ति अच्छी बात है, लेकिन जब उद्देश्य बनाएँगे, तो आपके अंदर उत्साह और एनर्जी दोनों का संचार होता रहेगा। तो निवेदन आपको पढ़ना है और आप देखेंगे कि जिस तरीके से आज हम सब हिंदी लिखते हैं, हिंदी की जो प्रकृति है, आपने भाषा विज्ञान में पढ़ा होगा कि वो वियोगात्मक है, ठीक है? और जो संस्कृत है, वो संयोगात्मक है। हालांकि शुरुआती दौर में थोड़ा थोड़ा संस्कृत का इसमें प्रभाव था लिखने के दृष्टिकोण से। अभी जब हम पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। निवेदन करते हुए लाला श्रीनिवास दास लिखते हैं, अब तक नागरी और उर्दू में अनेक तरह की अच्छी अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी हैं, परंतु मेरे जान इस रीति से कोई नहीं लिखी गई। इसीलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। परंतु नई चाल होने से ही कोई चीज अच्छी नहीं हो सकती, बल्कि साधारण रीति। तो नई चाल में तरह तरह की भूल होने की संभावना रहती है और मुझको अपनी मंद बुद्धि से और भी अधिक भूल होने का भरोसा है। इसीलिए मैं अपनी अनेक तरह की भूलों से क्षमा मिलने का आधार केवल सज्जनों की कृपा दृष्टि पर रखता हूं। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से लेखक ने शुरुआती पैराग्राफ में ही
तमाम वो बातें कह दी जो उनके मन में थी। आप देख रहे हैं कि जो पहला पैराग्राफ है वो भाषा के दृष्टिकोण से पढ़ने से ही लग रहा है कि हिंदी अपने शुरुआती दौर में, आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे वर्तमान समय में हम सब लिखते हैं तो अब तक को अलग-अलग लिख देते हैं। भाषा में अलग-अलग लिखते हैं, तरह की मतलब इसको तोड़-तोड़ कर लिखते हैं, लेकिन उस समय जोड़-जोड़ कर लिखा जा रहा था। इसी तरीके से आप गीता प्रेस से निकली हुई किताबों को पढ़ेंगे, जो तुलसीदास, रामचरितमानस इत्यादि, तो उसमें भी इसी तरीके से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें यही कहा गया कि अब तक नागरी और उर्दू भाषा में तरह-तरह की अच्छी पुस्तकें तैयार की गई, लेकिन नई दृष्टिकोण से ये पुस्तक नई होगी, लेकिन हो सकता है कि इसमें कोई भूल हो गई हो, और भूल को कौन माफ कर सकता है? जो सज्जन हृदय के, दुर्जन हृदय के लोग तो बिल्कुल उसको माफ नहीं करेंगे। लेखक को पूरा विश्वास है कि सज्जन लोग जरूर इसको माफ करेंगे या फिर इसमें सुधार की कोई न कोई सलाह देंगे। आगे लिखते हैं, यह सच है कि नई चाल की चीज देखने को सबका जी ललचता है, परंतु पुराने रीति के मन में समाये रहने और नई रीति को मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहले पहल पढ़ने वालों का जी कुछ उलझने लगता है और मन उचट जाता है। इससे उसका हाल समझे आने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ खुलासा किया चाहता हूँ। लेखक को ये पूरा संदेह है कि हो सकता है कि पाठक बोर हो जाए। जब भी आप देखते हैं कि कोई नई चीज आती है, या तो उसको लोग हाथों हाथ लेते हैं या फिर समझने में देर करते हैं। लेखक को ये लगता है कि हो सकता है कि पहले पहल पढ़ने वालों का जी इसमें उलझ जाए और मन क्या हो जाए, उचट जाए। जैसे कई बार हम भी वीडियो लेक्चर तैयार करते हैं, नए तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि न जाने हमारे विद्यार्थी इस चीज को समझ पाएंगे कि नहीं समझेंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करते हैं तो पता चल जाता है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है। और ये उपन्यास उस दौर का है जब सोशल मीडिया इत्यादि कुछ नहीं था। पाठकों के पत्रों पर आपको वो नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय हिंदी युग पत्र पत्रिकाओं के संपादन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण रहा है। लाला श्रीनिवास दास ने भी कुछ पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। आपके दिमाग में जरूर कोई न कोई पत्रिका आ रही होगी। तो वो कहते हैं कि आ, मन उचट न जाए और उलझन पैदा न हो, इसलिए हम कुछ खुलासा किया चाहता हूं। पहले तो पढ़ने वाले इस पुस्तक में सौदागर की दुकान का हाल पढ़ते ही चकरावेंगे, क्योंकि अपनी भाषा में अब तक वार्ता रूपी जो पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें अक्सर नायक, नायिका वगैरह का हाल ठेठ से सिलसिलेवार यानी यथाक्रम लिखा गया है। जैसे कोई राजा, बादशाह, सेठ, साहूकार का लड़का था, उनके मन में इस बात से यह रुचि हुई और उसका यह परिणाम निकला। ऐसा सिलसिला कुछ भी नहीं मालूम होता। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में असबाब देख रहे हैं। लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर चिंभू दयाल उनके साथ हैं। इनमें मदन मोहन कौन, ब्रजकिशोर कौन, चुन्नीलाल कौन और शिंभू दयाल कौन है, उनका स्वभाव कैसा है, परस्पर संबंध कैसा है, हर एक की हालत क्या है, यहाँ इस समय किस लिए इकट्ठे हुए हैं, यह बातें पहले से कुछ भी नहीं जताई गई। हाँ, पढ़ने वाले धैर्य से सब पुस्तक पढ़ लेंगे तो अपने अपने मौके पर सब भेद खुलता जाएगा और आदि से अंत तक सब मेल मिल जाएगा। परंतु जो साहब इतना धैर्य न रखेंगे, वह इसका मतलब भी नहीं समझ सकेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि लेखक ने धैर्य शब्द पर बहुत जोर दिया है। सिर्फ उपन्यास को पढ़ते समय धैर्य नहीं रखना है, बल्कि अपने जीवन में भी धैर्य रखना है। यहाँ तक कि जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो प्रश्न पत्र को पढ़ना भी धैर्य के साथ है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो महाशय या जो सज्जन धैर्य नहीं रखेंगे, अब वो इस उपन्यास के मतलब को नहीं समझ पाएंगे। आपने निवेदन के माध्यम से ही देख लिया कि जो जिस उपन्यास को हम पढ़ने जा रहे हैं उसके पात्र कौन कौन से हैं। मदन मोहन, ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शिंभू दयाल, ये तो मेन कैरेक्टर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कम से कम न के स्थान पर कुछ आपने पात्रों का नाम ध्यान में रख लिया, अपने दिमाग में आपने बैठा लिया होगा कि लाला मदन मोहन, ब्रजकिशोर, मुन्नी चुन्नीलाल और मास्टर शिंभू दयाल परीक्षा गुरु के पात्र हैं। आगे लिखते हैं,
अलबत्ता किसी नाटक में यह रीति पहले से पाई जाती है, परंतु इसकी लिखने की रीति जुदी जुदी है। नाटकों में जिसका वचन होता है उसका नाम आदि में लिख देते हैं और वह पैराग्राफ उसका वचन समझा जाता है, परंतु इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें लाला श्रीनिवास दास ने एक बात कही कि पहले जब हम कोई रचना पढ़ते थे, पहले कहानी पढ़ते थे, तो उसमें लिखा रहता था कि एक राजा था, एक रानी थी, 4 बच्चे थे, इस टाइप से कहानी चलती थी और पाठकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती थी कि आगे क्या होने वाला। लेकिन यहाँ पर उस पैटर्न को, उस परंपरा को थोड़ा सा चेंज किया गया है। इसीलिए इस उपन्यास को कहा गया कि अंग्रेजी ढंग का नॉवेल, यानी कि थोड़ा सा प्रभाव दूसरी भाषाओं से भी इस पर दिखाई देता है। और यहाँ पर कुछ और बातें कही गई कि जैसे नाटक, उस जमाने में नाटक भी लिखे जा रहे थे, तो नाटक लिखने की ये रीति थी कि पहले ही बहुत सारे पात्रों के बारे में बता दिया जाता था, बहुत चीजों के बारे में बता दिया जाता था, और लेकिन इसमें उस तरीके की बात नहीं है। इसमें ऐसा यानी कि उद्धरण चिन्ह अर्थात इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन के भीतर कहने वालों का वचन लिखा जाता है और कहने वाले का नाम वचन के बीच में या अंत में जहां पुस्तक रचने वाले को जगह मिलती है वह लिख देता है, अथवा नाम लिखे बिना पढ़ने वाले को कहने वाले का वचन मालूम हो सके तो नहीं भी लिखता। एक आदमी का वचन बहुत करके एक पैराग्राफ में पूरा होता है, परंतु कहीं कहीं किसी किसी के वचन में और विषय आ जाते हैं, तो ऐसे चिन्ह यानी इन्वर्टेड कामा में पहला वचन पूरा किए बिना दूसरे पैराग्राफ के आदि से ऐसा चिन्ह लगाकर उसी का वचन जारी रखा जाता है और वचन के बीच में दूसरे का वचन आ जाता है, तो वहां उस वचन को अलग दिखाने के लिए उस पर भी अक्सर इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए जाते हैं, परंतु जैसे वचन यानी उद्धरण चिन्हों के भीतर नहीं होते, वह पुस्तक रचने वालों की तरफ से होते हैं। तो यहाँ पर जो व्याकरणिक दृष्टिकोण बताया हुआ है लाला श्रीनिवास दास ने कि कहाँ इन्वर्टेड कामा लगा है, कहाँ नहीं लगा है, कहाँ किसी खास रचनाकार की बात है, कहाँ खुद लेखक ने उसको अपनी तरफ से लिखा है। तो शुरुआती दौर में जब इस चीज को समझेंगे आप और आगे चलकर उपन्यास को पढ़ेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। आप डायरेक्ट उपन्यास को पढ़ेंगे तो आप हो सकता है कि कनेक्शन से बीच बीच में टूटते हुए नजर आए। आगे लिखते हैं, और चिन्हों में ऐसा कॉमा, किंचित विश्राम, ऐसा सेमी कोलन अथवा कोलन अर्ध विराम, ऐसा फुल स्टॉप पूर्ण विराम, ऐसा इंटरोगेशन प्रश्न की जगह ऐसा एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य अथवा संबोधन वगैरह जो शब्द जोर देकर बोलने चाहिए उनके आगे ऐसा चिन्ह बात अधूरी छोड़ने के समय लगाया जाता है। और ऐसे चिन्हों पेरेंथेसिस के भीतर पहले का पद खुलासा अर्थ या चलते प्रसंग में कोई दूसरी दूर तरफी अथवा विशेष बात जतानी होती है वह लिख देते हैं। इस पुस्तक में दिल्ली के एक कल्पित फर्जी रईस का चित्र उतारा गया है और उसको जैसे का तैसा अर्थात स्वाभाविक दिखाने के लिए संस्कृत अथवा फारसी अरबी के कठिन कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली रहने वालों की साधारण बोलचाल ज्यादा दृष्टि रखी गई है। एक चीज यहाँ पर बताया गया कि इस पुस्तक में दिल्ली के एक कल्पित यानी काल्पनिक रईस का चित्र उभारा गया है। तो परीक्षा गुरु उपन्यास आपके दिमाग में आना शुरू होना चाहिए कि ये दिल्ली के आसपास के वातावरण या परिवेश पर लिखा गया उपन्यास है जिसमें एक रईस का चित्र उभारा गया है, और हो सकता है वो रईस यथार्थ रूप में रहा हो, लेकिन यहाँ पर उपन्यासकार ने उसे कल्पित या फर्जी बताया हुआ है और उसी को उसके स्वभाव को जस का तस दिखाने का प्रयास किया गया है। उपन्यासकार ने एक कोशिश की है कि कठिन संस्कृत निष्ठ शब्दों को हटाकर जो दिल्ली के आसपास में साधारण बोलचाल की भाषा थी उसका प्रयोग किया है। यही एक नया प्रयोग है, क्योंकि जब आपने हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को पढ़ा होगा तो बड़ी चर्चा थी, विवाद था कि हिंदी में संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया जाए या फिर उर्दू के आम बोलचाल फारसी का प्रयोग किया जाए, क्या किया जाए। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण और भारतेंदु ने इस पर काफी काम किया और उसी में लाला श्रीनिवास दास ने भी यहाँ पर बताया कि हमने संस्कृत और फारसी अरबी के कठिन शब्दों को महत्व नहीं दिया है, बल्कि दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल पर ज्यादा दृष्टि रखी गई। अलबत्ता जहां कुछ विद्या विषय आ गया है वहां विवश होकर कुछ
कुछ संस्कृत शब्द आदि लेने पड़े, या जहां जरूरत पड़ी है वहां संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया गया है। आगे लिखते हैं, परंतु जिनको ऐसी बातों के समझने में कुछ झमेला मालूम हो, उनकी सुगमता के लिए ऐसे प्रकरणों पर ऐसा यानी प्लस चिन्ह लगा दिया गया है, जिससे उन प्रकरणों को छोड़कर हर एक मनुष्य सिलसिलेवार वृत्तांत पढ़ सकता है। इस पुस्तक में संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी की कविता का तर्जुमा अपनी भाषा छंदों में हुआ है, परंतु छंदों के नियम और दूसरे देशों का चाल चलन जुदा होने की कठिनाई से पूरा तर्जुमा करने के बदले कहीं कहीं भावार्थ ले लिया गया है। तर्जुमा मतलब अनुवाद। कहा गया कि जहां जरूरत पड़ी है तो अनुवाद कर लिए, अगर अनुवाद सटीक नहीं बैठा है तो हम भावार्थ ले लिए। अब इस पुस्तक के गुण दोषों पर विशेष विचार करने का काम बुद्धिमानों की बुद्धि पर छोड़कर मैं केवल इतनी बात निवेदन किया चाहता हूं कि कृपा करके कोई महाशय पूरी पुस्तक बांचे बिना अपना विचार प्रकट करने की जल्दी न करे, और जो सज्जन इस विषय में अपना विचार प्रकट करे वह कृपा करके उसकी एक नकल मेरे पास भी भेज दे। जो सज्जन तरफदारी छोड़कर इस विषय में स्वतंत्रता से अपना विचार प्रकट करेंगे, मैं उनका बहुत उपकार मानूंगा। तो जो निवेदन की हम बात कर रहे थे, शुरू में लेखक ने अपनी बात रखी, फिर पाठकों को भी ध्यान में रखा और कहा कि अब हमने तो उपन्यास लिखने के लिए लिख दिया, लेकिन बुद्धिमान लोग अब इसका मूल्यांकन करेंगे, और जो भी मूल्यांकन करेंगे उसकी एक कॉपी हमें जरूर भेजेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है। आगे लिखते हैं, इस पुस्तक के रचने में मुझको महाभारत आदि संस्कृत, गुलिस्तां वगैरह, फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कूपर आदि के पुराने लेखों और स्त्री बोध आदि के वर्तमान रिसालों से बड़ी सहायता मिली। इसीलिए इन सबका मैं बहुत उपकार मानता हूं और दीन दयालु परमेश्वर की निहरतुक कृपा का सच्चे मन से अमित उपकार मानकर यह लेख समाप्त करता हूं। सज्जनों की कृपा विलासी, श्रीनिवास दास, दिल्ली से। और ये बात वो लिख रहे हैं 1884 ईस्वी में, 25 नवंबर 1884 ईस्वी में निवेदन करते हैं। यानी कि ये उपन्यास तो 1882 में प्रकाशित हो गया था, और जैसे इसके इसके लेकर पाठकों की प्रतिक्रिया आ रही थी, तो उन्होंने एक निवेदन लिखा कि किस उद्देश्य से हमने इस उपन्यास की रचना की है और क्या क्या चीजें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने लाला श्रीनिवास दास के निवेदन को पढ़ लिया और बहुत सारी चीजें आप जान गए, पात्रों के नामों को जान गए, और उन्होंने कैसे इस उपन्यास को लिखा है। अचानक नहीं लिखा है, बल्कि उसके पीछे अध्ययन किया है, और क्या क्या उन्होंने पढ़ा। महाभारत पढ़ा, उर्दू भी पढ़ा, ठीक है, अंग्रेजी के कुछ लेखों को पढ़ा, रचनाकारों को पढ़ा, और पूरा लिखने का प्रयास यहाँ पर किया हुआ है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं कि जो परीक्षा गुरु प्रकरण 1 है, जिसका नाम है सौदागर की दुकान। चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अपनी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता। लॉर्ड चेस्टरफील्ड का एक कथन है। तो प्रकरण की शुरुआत होती है सौदागर की दुकान से, ठीक है, और कहा गया कि चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अच्छी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उससे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिल सकता। हालांकि ये बात नैतिकता के दृष्टिकोण से 1882 ईस्वी के आसपास में इसको कहा गया है, लेकिन आप देखेंगे कि थोड़ा सा वर्तमान समय में ये बात उलट भी हो गई है। कई बार हमने देखा है कि मूर्ख अधिक खर्चने पर जो चतुर लोग हैं उनसे भी आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो ये कथन है वास्तविक रूप में सही मायने में यही है कि चतुर मनुष्य को जितने खर्च में अपनी प्रतिष्ठा अथवा धन मिल सकता है, मूर्ख को उसे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिल सकता। ये बात किसने कही? लॉर्ड चेस्टरफील्ड। अब कहानी की शुरुआत हो रही है, यानी उपन्यास का जो आरंभ है एकदम पहले ही पात्र से शुरू हो रहा है इसका। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में नई नई फाशन का अंग्रेजी असबाब देख रहे हैं। लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल उनके साथ हैं। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे कि लाला श्रीनिवास दास ने नाटक लिखा संयोगिता स्वयंवर। ये अच्छे नाटककार भी रहे।
और ये वही संयोगिता स्वयंवर है जिसको लेकर उस जमाने के जो भी आलोचक थे अलग अलग पत्र पत्रिका में इसकी समीक्षा लिख रहे थे और बात शुरू हो गई कि सच्ची समालोचना कैसी होनी चाहिए। इसको लेकर तमाम लोगों ने अपने विचारों को रखा। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम परीक्षा गुरु पढ़ रहे हैं तो उपन्यास के साथ साथ लग रहा है कि कोई नाटक भी पढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर पहले ही पैराग्राफ में आप देख रहे हैं लिखा गया कि लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में नई नई फाशन का अंग्रेजी असबाब देख रहे हैं। लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शिंबू दयाल उनके साथ है। मिस्टर ब्राइट, यह बड़ी कांच की जोड़ी हमको पसंद है, इसकी कीमत क्या है? लाला मदन मोहन ने सौदागर से पूछा। मिस्टर ब्राइट, यह बड़ी कांच की जोड़ी हमको पसंद है, इसकी कीमत क्या है? जैसे हम सभी दुकान में जाते हैं तो पूछते हैं। लाला मदन मोहन ने सौदागर से पूछा। इस साथ की जोड़ी अभी 3,000 रुपए में हमने एक हिंदुस्तानी रईस को दी है, लेकिन आप हमारे दोस्त हैं, आपको हम 400 रुपए कम कर देंगे। अक्सर यही होता है जब परिचित लोग दुकान पर चले जाते हैं तो यहाँ पर उनको डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पर कहा गया कि आमतौर पर तो हम 3,000 रुपए में एक हिंदुस्तानी रईस को बेचे हैं, लेकिन आप हमारे दोस्त हैं, हम आपको 400 रुपए कम करके देंगे, यानी कि 2600 रुपए में ही इसको दे देंगे। निसंदेह ये कांच आपके कमरे के लायक है, इनके लगने से उसकी शोभा दुगनी हो जाएगी। सिंभू दयाल बोले। सिंभू दयाल चूंकि साथ में है तो वो भी बोले कि अक्सर दोस्त ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ इसको लगा लेंगे तो और अच्छा लगने लगेगा। आहा, मैं तो इनके चौखटों की कारीगरी देखकर चकित हूँ। ऐसे अच्छे फूल पत्ते बनाए हैं कि सच्चे बेल बूटों को मात करते हैं। जी चाहता है कि कारीगर के हाथ चूम लूं। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। क्योंकि चुन्नीलाल भी वही साथ में है तो वो कारीगरी को देखकर काफी खुश होते हैं और बोलते हैं कि जिसने भी बनाया है बहुत जबरदस्त तरीके का बनाया है। यानी कि जो भी यहाँ पर व्यक्ति है वो कला की पहचान करने में माहिर है। आजकल तो जब बहुत जबरदस्त कोई कला दिखाई देती है तभी समझ में आता है कि हाँ किसी ने बनाया है, नहीं तो नॉर्मली है कि हाँ ठीक है बनाया है तो बनाया। तो मुंशी चुन्नीलाल कला को पसंद करते हुए बोलते हैं कि जो भी बनाया है उसके हाथ को चूम लो। इनके बिना आपका इस समय कौन सा काम अटक रहा है? लाला ब्रज किशोर कहने लगे। खेल तमाशे की चीजों से भोले भाले आदमियों का जी ललचता है। वह सौदागर की सब दुकान को अपने घर ले जाना चाहते हैं, परंतु बुद्धिमान अपनी जरूरी चीजों की सिवाय किसी पर दिल नहीं दौड़ाते। लाला ब्रज किशोर बोले। तो यहाँ पर लाला ब्रज किशोर का यहाँ पर देख रहे हैं कि भले अच्छा लग रहा है लेकिन इसके बिना कौन सा काम अटक रहा है या रुक रहा है। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो दिमाग लगाकर ही चीजों को वो करते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं कहीं भी जाते हैं तो आपको लगता है कि ये भी खरीद ले वो भी खरीद ले, लेकिन एक समय में आपको निर्णय लेना पड़ता है कि क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे। कई बार तो जो चीजें हम उम्मीद करके नहीं जाते हैं उसको भी खरीद के आ जाते हैं। तो लाला ब्रज किशोर आप बोल रहे हैं कि बुद्धिमान अपनी जरूरी चीजों के सिवाय किसी पर दिल नहीं दौड़ाते। जरूरत भी तो अपने अपनी रुचि के समान अलग अलग होती है। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। चुन्नीलाल ने कहा कि जरूरत भी तो अपनी अपनी रुचि के समान की होती है, अलग अलग होती है। और जब दरिद्रियों की तरह धनवान भी अपनी रुचि के समान काम न कर सके तो फिर धनी और दारिद्र्यों में अंतर ही क्या रहा? मास्टर शिंबू दयाल ने पूछा। नामुनासिब काम करके कोई नुकसान से नहीं बच सकता। धनी दरिद्री सकल जन है जग के आधीन, चाहत धनी विशेष कछु तासो ते अति दीन। तो यहाँ पर मास्टर सिंभू दयाल ने पूछा कि जब आप अपने मन की चीज खरीद ही नहीं सकते हैं तो धनी और दरिद्रों में अंतर क्या है? तो यहाँ पर ये एक कथन दिया गया कि ना मुनासिब काम करके कोई नुकसान से नहीं बच सकता। ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान होने वाला है तो नुकसान होकर रहेगा भले आप कितना भी बचत कर सके। लाला ब्रज किशोर कहने लगे। मुनासिब रीति से थोड़े खर्च में सब तरह का सुख मिल सकता है, परंतु इंतजाम और काम के सिलसिले में बिना बड़ी से बड़ी दौलत भी जरूरी खर्चों को पूरी नहीं हो सकती। जब थोथी बातों में बहुत सा रुपया खर्च हो जाता है तो जरूरी काम के लिए पीछे से जरूर तकलीफ उठानी पड़ती। चित्त की प्रसन्नता के लिए मनुष्य सब काम करते हैं, फिर जिनके देखने से चित्त प्रसन्न हो उनका खरीदना थोथी बातों में कैसे समझा जाए? मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो संवाद है ब्रज किशोर और चुन्नीलाल का आपस में चल रहा है कि
धन खर्च करना सही है कि उसको बचाना सही है, क्या है? चित्त प्रसन्न रखने की यह रीति नहीं है, चित्त तो उचित व्यवहार से प्रसन्न रहता है। लाला ब्रज किशोर ने जवाब दिया। कहा गया कि अगर आप मन को खुश रखना चाहते हैं तो उचित व्यवहार से मन खुश रहता है, यह न कि खर्च से। परंतु निरी फिलॉसफी की बातों से भी तो दुनियादारी का काम नहीं चल सकता, लाला मदन मोहन ने दुनियादार बनकर कहा। लेकिन लग रहा है कि क्या खर्च करे क्या नहीं खर्च करे, कैसे काम करे, तो लग रहा है कोई फिलॉसफी की बात की जा रही है, दर्शन की बात की जा रही है। यहाँ पर लाला मदन मोहन जो चुपचाप वहां पर खड़े थे, उन्होंने भी कहा कि केवल फिलॉसफी से ये दुनिया नहीं चलती है, और भी कुछ करना पड़ता है। पलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के जाले न बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो, मिस्टर ब्राइट ने कहा। अब चूंकि मिस्टर ब्राइट है इन लोगों की बात को सुन रहे हो, तो उन्होंने अपना एक उदाहरण दिया कि लॉर्ड बेकन की यह नीति रही है कि केवल विचार ही मत करो। जैसे कई बार हम सब विचार करते हैं कि हमें इस परीक्षा की तैयारी करना है, इस परीक्षा की तैयारी करना है, तब तक डेट आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि आप जो अगर चाहते हैं तो उसको टेस्ट करके देखिए, उसको परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। क्यों साहब, ये कांच कहाँ के बने हुए? मुंशी चुन्नीलाल ने सौदागर से पूछा। सौदागर से पूछा कि ये जो कांच है कहाँ से बना हुआ है? फ्रांस के सिवाय ऐसी सुडोल चीज कहीं नहीं बन सकती। जब से यह कांच यहाँ आए हैं, हर वक्त देखने वालों की भीड़ लगी रहती है, और कई कारीगर तो इनका नक्शा भी खींच ले गए। तो ये जो कांच बना हुआ है कहाँ से बना हुआ है? फ्रांस से बना हुआ है। और इतना अच्छा वो बना हुआ है कि कई कलाकार उसकी फोटो भी खींच ले गए। यानी कि या तो वो नक्शा बना के ले गए होंगे, जब ये मैं बात कर रहा हूं तो शायद कैमरा इत्यादि था कि नहीं था, मुझे भी बहुत कंफर्म नहीं है, लेकिन सॉरी, उसको लोग नक्शा खींचकर ले जाते थे। अच्छा जी, इनकी कीमत हमारे हिसाब में लिखो और ये हमारे यहाँ भेज दो। मैंने एक हिंदुस्तानी सौदागर की दुकान में इसी मेल के कांच देखे हैं। उनके चौखटों में निसंदेह ऐसी कारीगरी नहीं है, परंतु कीमत में यह इनसे बहुत सस्ते हैं, लाला ब्रज किशोर बोले। आप देख रहे हैं लाला ब्रज किशोर का जो है कि कम खर्च करने में ये ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक हिंदुस्तानी सौदागर की दुकान में ऐसे कांच को देखा है, और निसंदेह ऐसी कारीगरी तो नहीं है, लेकिन अगर कीमत के दृष्टिकोण से देखें तो इसे सस्ते लगते हैं। जैसे आप लोग जाते हैं कहीं भी शॉपिंग करने के लिए तो एक से अधिक दुकानों में जाते हैं, ऐसा नहीं कि पहले ही दुकान पर चले गए और पूरा खरीद के लेकर आ गए, ऐसा तो नहीं होता है। आप मोल भाव करते हैं, जिसको बार्गेनिंग आज की शब्दावली में बोलते हैं, पूरा करते हैं। इसके बाद पूरा हिसाब करते हैं कि कहाँ सस्ता कहाँ महंगा है। तो यहाँ पर ब्रज किशोर ने उसी तरीके की बात कही। मैं तो अच्छी चीज का ग्राहक हूं जी, चीज पसंद आए पीछे मुझको कीमत की कुछ परवाह नहीं रहती। अंग्रेजों की भी यही चाल है, मास्टर शंभू दयाल ने कहा। शंभू दयाल कह रहे हैं कि मुझे तो दाम से उतना मतलब नहीं है, अगर चीज अच्छी लगी तो मैं खरीद लेता हूं। ऐसा लग रहा है कि हम सब के जैसे दोस्त होते हैं, वैसे यहाँ पर भी पात्र उभर कर आ रहे हैं। जो संवाद योजना है वो उभर कर आ रही है आपके सामने। परंतु सब बातों में अंग्रेजों की नकल करनी क्या जरूरी है? लाला ब्रज किशोर ने जवाब दिया। लाला ब्रज किशोर कान लगाकर सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई चीज पसंद आए, लेकिन हमारे अंदर भारतीयता तभी होनी चाहिए। जो यहाँ के कारीगर है उनको भी तो बढ़ावा देना चाहिए। जैसे वर्तमान समय में आप देखेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा की खूब बातचीत की जा रही है। ठीक है कि जिस आज हम यूरोप के ज्ञान की बात करते हैं, अलग अलग देशों के ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें भारतीय साहित्य इतिहास इत्यादि में पहले से ही कही जा चुकी है, उसको दोबारा से हमें देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया कि परंतु सब बातों में अंग्रेजों की नकल करना क्या जरूरी है? देखिए, जब से लाला साहब यह अमीरी चाल रखने लगे हैं, लोगों में इनकी इज्जत कितनी बढ़ती जाती है, मास्टर शंभू दयाल ने कहा। सर, सामान से सच्ची इज्जत नहीं मिल सकती, सच्ची इज्जत तो सच्ची लियाकत से मिलती है। इतनी बड़ी बात यहां पर कही जा रही है कि सामान से सच्ची इज्जत नहीं मिलती, सच्ची इज्जत तो सच्ची लियाकत से मिलती है, लाला ब्रज किशोर कहने लगे। और जब कोई मनुष्य बुद्धि के विपरीत इस रीति से इज्जत चाहता है तो इसका परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है। ब्रज किशोर काफी
सतर्क यहाँ पर कर रहे हैं अपने साथियों को। आगे लिखा है उपन्यासकार ने, साहब इतनी बात तो मैं हिम्मत से कहता हूं कि जो इस साथ की जोड़ी शहर में दूसरी जगह निकल आवेगी तो मैं ये कांच मुफ्त नजर करूंगा, मिस्टर ब्राइट ने जोर देकर कहा। क्योंकि ब्राइट को बेचना है तो वो कह रहे हैं कि साहब इतनी बात तो मैं हिम्मत साहस के साथ कर सकता हूं, जो इस साथ की जोड़ी शहर में दूसरी जगह निकल आवेगी, मतलब कि जो वहां पर उन्होंने रखा है, तो फिर मैं मुफ्त में दे दूंगा। आपने दुकानदारों को देखा होगा कि अगर ऐसा सामान आपको दूसरी जगह मिल जाएगा तो मैं पूरा मुफ्त में दे दूंगा। कई बार आपने सुना होगा, तो कुछ परिदृश्य वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कदाचित इस साथ की जोड़ी दिल्ली भर में न होगी, परंतु कीमत की कमती बढ़ती भी तो चीज की हैसियत के बमूजिब होनी चाहिए, लाला ब्रज किशोर ने जवाब दिया। जब ब्राइट ने कहा कि अगर ऐसा जोड़ा मिल जाएगा कहीं तो मैं फ्री में दे दूंगा, तो ब्रज किशोर ने कहा कि ठीक है, आ, आ, इस साथ की जोड़ी दिल्ली भर में न होगी, लेकिन कीमत की कमती बढ़ती भी तो चीज की हैसियत बमूजिब होनी चाहिए। जैसे ब्रज किशोर को ऐसा लग रहा है कि जितना इसका रेट है उसके मुताबिक इसका रेट नहीं होना चाहिए। एक दो दोस्त ऐसे होते हैं बार बार। मुझे याद आ रहा है कि एक बार मैं रूम खोज रहा था, रूम खोजते खोजते गया तो पर मंथ उसका 6,000 हमने फिक्स किया, लेकिन उसी के कुछ समय बाद एक एक और आ गए, उन्होंने उसका 6,500 कर दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब दोबारा मुझे रूम नहीं मिला। तो हम बहुत बार्गेनिंग करते हुए कि ये 6,000 में मिल सकता है, हम तो वैसे पहले 5,000 ही बोल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगा, 500 रुपया उन्होंने बढ़ा कर दे दिया, तो काम यहाँ पर गड़बड़ हो गया। ब्रज किशोर थोड़ा सा बुद्धि से दिमाग लगाकर काम करते हैं। अच्छा, कई बार हमने देखा कि ज्यादा दिमाग लगाने पर भी दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये उपन्यास है, शुरुआती दौर का है, उपदेशजनक है कि कब खर्च करना है, कब खर्च नहीं करना है। जिस तरह मोतियों के हिसाब में किसी दाने की तोल जरा ज्यादा होने से तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसी तरह इन शीशों की कीमत का भी हाल। मुझको लाला साहब से ज्यादा नफा लेना मंजूर न था, इस वास्ते मैंने पहले ही असली कीमत में 400 रुपए कम कर दिए। इस पर भी आपको कुछ संदेह हो तो आप तीसरे पहर मास्टर साहब को यहाँ भेज दें, मैं बीजक दिखलाकर इनसे कीमत ठहरा लूंगा। तो कह रहा कि आप लोगों को देखते ही पहले ही मैंने 400 रुपए कम कर दिए थे, लेकिन अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, तो तीसरे पहर आइएगा, यानी कि शाम के आसपास में आइएगा, तो एक बार मैं जो भी डायरी लिखा हुआ है रेट का, उसको देखकर एक बार और फिक्स कर लेगा कि क्या इसकी फाइनल कीमत होगी। अच्छा, मास्टर शिंभू दयाल मदरसे से लौटती बार आपके पास आएंगे, पर ये कांच हमसे पूछे बिना आप और किसी को न दे, लाला मदन मोहन ने कहा। लाला मदन मोहन को कांच पसंद आ गया, वो कह रहे हैं कि ठीक है, जो मास्टर शिंभू दयाल है वो मदरसे से वापस आते समय कांच को ले लेंगे, लेकिन आप वादा करेंगे कि किसी को न देंगे। पता चला कि वही हालत हो गई, 6,000 में बुक किए थे और 6,500 कोई दिया तो दे दिए, तो ऐसा नहीं करना। इस बात से सब अपने अपने जी में राजी हुए। ब्रजकिशोर ने इतना अवकाश बहुत समझा, मदन मोहन के मन में हाथ से चीज निकल जाने का खटका न रहा। चुन्नीलाल और शिंभू दयाल का अपने कमीशन सही करने का समय हाथ आया और मिस्टर ब्राइट को लाला मदन मोहन की असली हालत जानने के लिए फुर्सत मिली। बहुत अच्छा, मिस्टर ब्राइट ने जवाब दिया, लेकिन आपको फुर्सत हो तो आप एक बार यहाँ फिर भी तशरीफ लाएं। हाल में नई नई तरह की बहुत सी चीजें वलायत से ऐसी उम्दा आई हैं जिनको देखकर आप बहुत खुश होंगे, परंतु अभी वह खोली नहीं गई है और इस समय मुझको रुपए की बहुत जरूरत है। इन चीजों की कीमत के बिल का रुपया देना है। आप मेहरबानी करके अपने हिसाब में से थोड़ा रुपया मुझको इस समय भेज दो तो बड़ी इनायत होगी। भले लाला श्रीनिवास दास ने भूमिका में लिखा कि संस्कृत और अरबी फारसी के शब्दों का हमने कम प्रयोग किया, लेकिन खूब किया है। आप देख रहे हैं, आज की अगर पीढ़ी इसको पढ़ेगी तो शुरुआती दौर में नहीं समझ में आएगा। इस वचन में मिस्टर ब्राइट अपने अस्बाब की खरीदारी के लिए लाला मदन मोहन को ललचाता है, परंतु अपने रुपए के वास्ते मीठा तकाजा भी करता है। चुनीलाल और शिंबू दयाल के कारण उसको मदन मोहन के लेन देन में बहुत कम फायदा हुआ, परंतु उसके 50,000 रुपए इस समय मदन मोहन की तरफ बाकी, और शहर में मदन मोहन की बाबत तरह तरह की चर्चा फैल रही है। बहुत लोग मदन मोहन को फिजूल खर्च दिवालिया बताते हैं और हकीकत में मदन मोहन का खर्च दिन पर दिन बढ़ता जाता है। आप देख रहे हैं मदन मोहन
मतलब बहुत खर्चीला प्रवृत्ति का व्यक्ति है और लोगों को ये है कि अब ये जल्दी ही दिवालिया होने वाला है। इससे मिस्टर ब्राइट को अपनी रकम का खटका है, इसीलिए उसने इस कांचों का सौदा इस समय अटकाया है और तीसरे पहर मास्टर शंभू दयाल को अपने पास बुलाया है। यानी कि मिस्टर ब्राइट लाला मदन मोहन के स्वभाव से बहुत परिचित है और पूरा उसको पता है कि मदन मोहन किस टाइप का व्यक्ति है। वो सामान ले लेगा, अगर अगर वो 50% देकर भी लेता है तो हो सकता है कि आगे पैसा देगा कि नहीं देगा। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो कई बार धोखा भी दे देते हैं। तो मिस्टर ब्राइट को इस चीज का अंदेशा है, इसीलिए वो बाद में शंभू दयाल को बुलाता है। रुपया ऐसी जल्दी, लाला ब्रज किशोर ने मिस्टर ब्राइट को वहम में डालने के लिए आश्चर्य से इतनी बात कहकर मन में कहा, हाय, इन कारीगरी की निरर्थक चीजों के बदले हिंदुस्तानी अपनी दौलत वृथा खोए देते हैं। ब्रज किशोर आप देख रहे हैं इनमें कितना भारतीयतापन है, अपने राष्ट्र के प्रति, चीजों के प्रति बहुत ही इनका भावनात्मक तरीके से लगाव। सच है, पहले आप अपना हिसाब तैयार कराएं, उसको देखकर अंदाज से रुपए भेजे जाएंगे, मुंशी चुन्नीलाल बात बनाकर कहा। और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम चला लीजिए, जब तक कागज के घोड़े दौड़ते हैं रुपए की क्या कमी है। ब्रज किशोर बीच में बोल उठे। ब्रज किशोर का आप देख रहे हैं बार बार किस तरीके का रिएक्शन यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, मैं हिसाब अभी उतरवा कर भेजता हूँ, मुझको इस समय रुपए की बहुत जरूरत है, मिस्टर ब्राइट ने कहा। आपने 9:30 बजे मिस्टर रसल को मुलाकात के लिए बुलाया है, इस वास्ते अब वहां चलना चाहिए, मिस्टर शंभू दयाल ने याद दिवाई। शंभू दयाल चूंकि जो मास्टर है, ये इनको पता है कि कब कहाँ जाना आना है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग बातचीत कर लिए, एक जगह और मुलाकात के लिए बात की गई है, वहां का भी वक्त हो रहा है, चलते हैं। अच्छा मिस्टर ब्राइट, इन कांचों की याद रखना और नया अस्वाब खुले जब हमको जरूर बुला लेना। यह कहकर लाला मदन मोहन ने मिस्टर ब्राइट से हाथ मिलाया और अपने अपन साथियों समेत जोड़ी की एक निहायत उम्दा वलायती फिटन में सवार होकर रवाना हो गए। मदन मोहन भी अपने दोस्तों की बात मानते हैं और उन्होंने नहीं खरीदा सामान और चल दिए रसल से मिलने के लिए। जब बग्गी कंपनी बाग में पहुंची तो सवेरे का सुहावना समय देखकर सबका जी हरा हो गया। कंपनी बाग की यहाँ पर एक चर्चा की जा रही है। एक तो कंपनी बाग शायद मैंने इलाहाबाद में सुना हुआ है। यहाँ पर है, जब बग्गी कंपनी बाग में पहुंची तो सवेरे का सुहावना समय देखकर सबका जी हरा हो गया। उस समय की शीतल मंद सुगंधित हवा बहुत प्यारी लगती थी। वृक्षों पर हर तरह के पक्षी मीठे मीठे सुरों में चहचहा रहे थे। नहर के पानी की धीरे धीरे आवाज कान को बहुत अच्छी मालूम होती थी। पन्ने सी हरी घास की भूमि पर मोती सी ओस की बूंदें बिखर रही थी और तरह तरह की फुलवाड़ी हरी मखमल में रंग रंग के बूटों की तरह बड़ी बहार दिखा रही थी। इस स्वाभाविक शोभा को देखकर लाला ब्रज किशोर ने मदन मोहन से थोड़ी देर वहां ठहरने के वास्ते कहा। आप देख रहे हैं कि जो लाला ब्रज किशोर है, इनका सॉरी, प्रकृति से भी काफी गहरा संबंध रहा है और मदन मोहन से कहते हैं कि यार जीवन में बड़ा तनाव है, थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाते हैं, थोड़ा देखते हैं। इस समय मुंशी चुन्नीलाल ने जेब से निकालकर घड़ी में चाबी दी और घड़ी देखकर घबराहट से कहा, ओहो, 9:20 चले गए, तो अब मकान को जल्दी चलना चाहिए। मुंशी चुन्नीलाल घड़ी निकालकर देखते हैं और उस समय शायद 9:20 हुआ था, तो बोल रहे हैं कि लेट हो रहा है, अब हमें घर चलना चाहिए। निदान लाला मदन मोहन की बग्गी मकान पर पहुंची और ब्रज किशोर उनसे रुखसत होकर अपने घर चले गए। तो जो पहला प्रकरण है, सौदागर की दुकान, आपने पूरा दृश्य देख लिया होगा कि ये सभी मित्र दुकान पर जाते हैं, पूरा मोल भाव करते हैं, सामान खरीदते नहीं है, आते हैं, फिर इसके बाद अलग अलग अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रकरण 2 की शुरुआत होती है, अकाल में अधिक मास। अप्राप्ति के दिनन में खर्च होत अविचार, घर आवत है पाउनो, बड़ी न लाभ लगार। ये वृंद कवि की पंक्तियां हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। प्रकरण 2 के अंतर्गत इसका जो शीर्षक है, अकाल में अधिक मास। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने सोचा कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जितने भी उपन्यास लगे हुए हैं, सूत्रधार के रूप में शुरुआती दौर में कैसे उपन्यासों को पढ़ना है और उसकी कथा वस्तु को कैसे समझना है,
पात्र योजनाओं से कैसे समझना है, देश काल वातावरण को कैसे समझ लेना है। और जब ये उपन्यास आपको अपने तरफ आकर्षित करे तो निश्चित तौर पर इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके आपने कुछ नहीं किया होगा तो ई पुस्तकालय करके एक वेबसाइट है, वहां से पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और इसको पूरा पढ़ जाइए। और पढ़ने को लेकर कभी जैसे इसको भारी मन से नहीं पढ़ना है कि बहुत लंबा चौड़ा है, मैं क्या, जितनी बार आप किसी के नोट्स को पढ़ेंगे, अ, किसी किताब को पढ़ेंगे, उतने में आप मूल किताब को पढ़कर बहुत कुछ अच्छे से जान सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा कि जिस तरीके से हमने हिंदी कविता यानी यूनिट 5 को लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुति दी थी, आपको काफी उससे लाभ मिला होगा। उसी तरीके से हम एक एक उपन्यास को सूत्रधार के रूप में आप सभी के सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रयास आप सभी को कैसा लग रहा है, कमेंट ही हमारा मनोबल बढ़ाएगा, तो निश्चित तौर पर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।